उन्होंने इंक्रीज और डिक्रीज नहीं बताया हुआ, उन्होंने नॉट इक्वल टू कहा हुआ है, सही कह रहे हैं आप। एज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ ये वाला पार्ट भी देख लें। टेस्ट एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द मीन सेंटेंस लेंथ इज द सेम एज द ऑथर्स। सेम की बात हो रही है, ना वो इंक्रीज की बात कर रहे हैं ना डिक्रीज की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सेम की। तो जब बात सेम की हो रही होती है, जी जी जी, मैं भी आ रहा हूँ उस चीज के ऊपर, मैं सही कर रहा हूँ उसको। सो जब बात सेम की हो रही होती है, सेम का मतलब ये होता है इफ इट्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू, उस केस में दे हैव गिवन अस द सिग्निफिकेंस लेवल एज 5%। 5% का मतलब, अब ये 5% दोनों को डिफाइन करने के लिए होता है। दिस इज व्हाट मेक्स इट अ टू टेल टेस्ट। टू टेल का मतलब 2.5% ऑफ द probability ऑन द राइट हैंड साइड, 2.5% probability ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन सी वैल्यू के साथ वर्किंग करना चाह रहे हैं। आप लेसर देन पे वर्किंग करना चाहेंगे या ग्रेटर देन पे वर्किंग करना, ये डिसाइड कौन करता है? ये हमारी वैल्यू के हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि हम किस वैल्यू पे वर्किंग करना चाह रहे हैं। मैं भी आपको आइडिया देता हूँ इसका। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द जी वैल्यू, जी वैल्यू की बात हो रही है, तो जी वैल्यू की वजह से आई वांट टू कैलकुलेट द जी वैल्यू फॉर दिस वैल्यू। ये वैल्यू है, इफ सिंस इट्स 2.5%, इसका मतलब आप जिस प्रोबेबिलिटी पे वर्किंग करना चाह रहे हैं दैट इज 0.9725। 2.5% का मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो 97.5% बची ना, सो इट्स 0.975। आप मुझे 0.975 की जी वैल्यू बताएंगे जरा, किसी के पास अगर लिखी हुई है तो। 1.960, ओके, सो this is 1.960, and then if it's your choice, दिस इज -1.960। दोनों तरफ वर्किंग कर सकते हैं, आप लेफ्ट पे भी वर्किंग कर सकते हैं, राइट पे भी वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर। अब हमारा काम क्या होता है? हमारा काम ये है, क्या आपकी वैल्यू, मैं टाइप 1 की बात, मैं वैसे बात कर रहा हूँ जनरली, इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ ये देखना है कि ये जो सेंटेंस लेंथ है 19.4, इज इट far away enough from the actual value of 21.2 for us to believe कि भाई इसकी लेंथ चेंज हो चुकी है। हमारा काम ये होता है हाइपोथेसिस के अंदर कि क्या वैल्यू इतनी दूर है कि हम नई बात मान लें। अब इतनी दूर वो लेफ्ट पर भी हो सकती है वैल्यू, इतनी दूर वैल्यू राइट पर भी हो सकती है इन अ टू टेल टेस्ट। तो मैं अब यहां पर चाह क्या रहा हूं, मैं अब यहां पर ये चाहूंगा कि अब जो मैं प्रोबेबिलिटी या जी वैल्यू कैलकुलेट करूं ना, वो कहां पे लाई करे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। मेरे पास टेस्ट वैल्यू है 19.4, पुराना मीन है 21.2, डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन 7.3, एंड देन ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ। आपका काम होता है वेरिएंस रखना, तो आप चाहें तो वेरिएंस रख दें, चाहें तो दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट करके ये रख दें। 7.3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 90। रूट ऑफ 90 मतलब टेक्निकली ये रूट इस पे नहीं है, टेक्निकली तो रूट इसके ऊपर है, इस पूरी वैल्यू पे रूट है, बट खैर चलें, ये तो सबको समझ आ ही जाता है। अब बताइए। अच्छा, अब ये वैल्यू आ रही है -2.339, सो द वैल्यू इज -2.339। नाउ दिस इज वेयर यू हैव अ चॉइस बिटवीन द टू वैल्यूज टू वर्क विद ईदर द लेफ्ट हैंड। सो यू हैव एन आइडिया टू ईदर वर्क विद द लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें सब कंफ्यूज होते हैं ना, हम कहाँ पे वर्किंग करें क्या करें, बहुत आसान सी बात है। देखिए, आपके पास चॉइस है। आपको अगर ग्रे रीजन में रहना है तो या तो आप -1.960 से पीछे आ जाएं, या अगर आपको ग्रे रीजन में रहना है तो आप 1.960 से आगे चले जाएं। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब वैल्यू आई है 2.339, अगर आप उसको नेगेटिव साइड पे ट्रीट करेंगे तो वो -2.336 काउंट होगा, विच इज अगेन लेसर देन -1.960, मतलब वैल्यू ग्रे रीजन में फॉल कर गई। अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूंगा तो 2.339 गोज अबव 1.960, तो ये यहां पर भी बाहर हो गई। वो भी कर सकते हैं।
क्या आप प्रोबेबिलिटी निकाल के कंपेयर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी निकाल के कंपेयर करने में हमें इसमें ज्यादा मेहनत लग जाती है ना, बट वी कैन डू इट। उसमें कोई मसला नहीं है। आप अगर चाहें तो आप 2.339, एक काम करो ना रेहान, तुम सॉल्व कर ही रहे हो ना, सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। 2.339 को रिवर्स रीड करके आंसर तो निकालो जरा। आई मीन रिवर्स रीड नहीं, रेगुलर रीड। इसका आंसर तो बताओ क्या आ रहा है, अभी पता चल जाएगा, ताकि उसको कंपेयर भी इस तरह से कर लेंगे ना। सो ये यहाँ तो हो गया सॉल्व, हम एक एक्स्ट्रा स्टेप जा रहे हैं जस्ट टू सी सम वर्किंग। ये एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी रीड करके बताना जरा क्या आ रही है। 0.9903 सही है इब्राहिम। सो 0.9903। अब 0.9903 आपका बैरियर था 97.5 पे, तो उसको आप आगे निकल गए ना उससे। इस तरह देख लेना इसको। यू हैव क्रॉस द बैरियर ऑफ 0.9903, तो आप 97.5% के बैरियर से बाहर निकल गए। वही बात तो, वही ग्रे रीजन में आ गए। इन एनी केस द आइडिया इज, हम इसको कह देंगे जी रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ H1। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं स्टेट इन वर्ड्स, ये तो समझ आ गई, बात क्लियर हो गया। नहीं, जरूरी नहीं है। वो रिजेक्शन स्टेटमेंट नहीं, वो जो दूसरा वाला केस होता है वो, जो जिसपे वो कहते हैं ना स्टेट इन वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट विद दिस स्टेटमेंट, तब अदरवाइज जरूरत नहीं है। रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ H1, इसके आगे हम स्टेटमेंट ऐड करते हैं। रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ H1, दैट मीन्स द मीन सेंटेंस लेंथ इज नॉट द सेम एज द ऑथर्स। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन के ऊपर भी, बट आप इसके अंदर ये स्टेटमेंट हम जरूर मेंशन करते हैं। रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ H1, द मीन सेंटेंस लेंथ इज नॉट द सेम एज द ऑथर्स, ये हम जरूर मेंशन कर देते हैं। अच्छा, अब जो और स्पेसिफिकली अगर मेंशन हो कि उसको कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, फिर तो वो ऑब्वियसली जरूरी हो जाता है। जैसे अभी पार्ट 2 में लिखा हुआ है ना, स्टेट इन वर्ड्स relating to the context of the text what is meant by a type 1 error and state the probability of type 1 error in the test in part 1। अब मैं जरा इस पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, जरा एक सेकंड रुक जाए। देखिए, इस पे मैं बात ऐसे करता हूँ। पहले तो टाइप 1 एरर की बात कर लेते हैं। टाइप 1 एरर होता ही तब है जब आप H1 पे चले जाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि द मीन लेंथ ऑफ द वर्ड्स इन दिस बुक इज नॉट द सेम एज द ऑथर्स, ये है आपका टाइप 1 एरर। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैं लिखूंगा the mean length is the same but the calculation leads us to believe it's not। और किसी भी और तरीके से लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि द मीन लेंथ, सो बाय कैलकुलेशन इट प्रूव्स दैट द मीन लेंथ इज नॉट द सेम व्हेन इन फैक्ट इट इज द सेम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 1 एरर। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना टाइप 1 एरर की, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी इज योर बैरियर, द बैरियर दैट मेक्स यू मूव टूवर्ड्स द न्यू वैल्यू। इस केस के अंदर कौन सा बैरियर ऐसा है जो आपको, हाँ, सो द मीन लेंथ इज द सेम बट द, अच्छा, रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ H1। आपने अभी ये प्रूव किया है कि द मीन लेंथ ऑफ सेंटेंसेस इज नॉट द सेम इन दिस न्यू बुक। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो आपने आंसर निकाला है दैट इज टू फार अवे फ्रॉम द मीन दैट यू आर वर्किंग विद। हमारे पास मीन था 21.2, बट जो नया वाला मीन आ रहा है वो है 19.4। सो द मीन लेंथ इज टू फार अवे।
काफी दूर है ना वैल्यू। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमने यहां पर H1 पे चले गए। हम H1 का मतलब, आई एम सेइंग कि इस बुक के अंदर सेंटेंसेस की लेंथ वो नहीं है जो ऑथर व दूसरे वाले ऑथर की बुक में है, या दूसरे वाले या उस ऑथर की बुक में, उसकी ही दूसरी बुक आई है ना, बट इस बुक के अंदर मीन लेंथ सेम नहीं है। मतलब पुरानी वाली बुक्स जो हमने उस ऑथर की पढ़ी हैं उसमें मीन लेंथ ऑफ वर्ड्स होते हैं 21.2। इस नई वाली बुक जो निकली है उसकी, कहीं से उन्होंने निकाली अनडिस्कवर्ड बुक, उसमें 19.4 है। ये बात प्रूव हो गई, इसके अंदर लेंथ डिफरेंट है। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने ये कैलकुलेशन करी है, इस कैलकुलेशन में आ गया टाइप वन एरर। टाइप वन एरर है क्या? टाइप वन एरर ये है कि आप ये कर लें बट हु नोज, मे बी द वर्किंग दैट यू डिड, आपने इस बुक के ऊपर वर्किंग करी, आप क्या ये बात गारंटी से कह सकते हैं कि इस बुक के अंदर मीन लेंथ सेम नहीं है? नहीं कह सकते ना, आपने पूरी बुक थोड़ी देखी है। हो सकता है, और या आप ये कह रहे हैं कि नहीं इसके अंदर सेम नहीं है, हो सकता है सेम हो। आपने तो सिर्फ 90 सेंटेंसेस का सैंपल लिया है, पूरी बुक थोड़ी बैठ के देखी है। उस बुक के अंदर तो 10,000 सेंटेंसेस होंगे। यू टुक अ सैंपल ऑफ 90 सेंटेंसेस। उन 90 सेंटेंसेस से आपको ये फील हो रहा है कि द मीन लेंथ ऑफ वर्ड्स इन दिस बुक इज नॉट द सेम, मे बी वी आर रॉन्ग। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आपके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी वही है जो आपके कैलकुलेशन का स्टैंडर्ड है, विच इज 5% सिग्निफिकेंस। योर सिग्निफिकेंस लेवल is the probability of making a type 1 error. Yes, your significance level is the probability of a type 1 error. जो बात, the probability that makes you believe in H1 is your probability of type 1 error. जो बात आपको नई वैल्यू पे ले जाएगी वही आपका टाइप 1 एरर होगी ना। देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर? टाइप वन एरर का मतलब ये होता है कि आप नई बात मान गए। आपको नई बात मानने की प्रोबेबिलिटी बताई क्या जा रही है? आप नई बात मान कब रहे हैं? मतलब आउट ऑफ 100%, व्हाट्स योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलीविंग इन द न्यू पार्ट? 5%। आप ऐसे देखें ना उसको, नई बात मानने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई एक सिंपल सी बात है, आप इसको एक बिल्कुल बेसिक कॉन्टेक्स्ट में देखें। मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं आपके सामने एक प्रपोजल लेकर आया, आई ब्रॉट इन अ प्रपोजल फॉर यू, और मैं ये बिलीव के साथ आया हूं कि यार 5% चांस है कि आप मेरा प्रपोजल मान लेंगे, 95% चांस है कि मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने मेरा प्रपोजल मान लिया, 5% चांस था कि आप मेरी बात मान लेंगे, 95% चांस है कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे। आपने मान ली मेरी बात। अब 2 years डाउन द लाइन आप मुझसे कह रहे हैं कि यार गलती हो गई, तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे कहते हैं गलती हो गई, मुझसे एरर हो गया, मुझे तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी। अब आप बताइए, इस पूरे 100% के सिनारियो में 2 साल पहले व्हाट वाज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर? 5%। जो प्रोबेबिलिटी मेरी बात मानने की थी वही प्रोबेबिलिटी आपकी गलती करने की थी ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कि आपने गलती करी है। आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं 80%, उससे हमें क्या पता चलता है कि आप 20% गलती कर रहे हैं? सो योर प्रोबेबिलिटी, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप कोई पेपर देने जाएं तो उसमें आपका 20% चांस है गलती करने का, 80% चांस है काम सही करने का। एज सिंपल एज दैट। So your probability of making an error in the paper is 20%. Your probability of not making an error in the paper is 80%. आपके मार्क्स से यही तो पता चलता है हमें। हाँ ठीक है, वो इतना सिंपल नहीं होता, आई एम जस्ट पुटिंग इन अ वेरी सिंपल कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं होता, जाहिर सी बात है। पेपर की लेंथ पे डिपेंड करता है, क्विज होता है, 10 चीज़ें, ऐसे नहीं होता, बहुत सारी कंडीशन इन्वॉल्व होती हैं। बट एक सिंपल लेमैन टर्म में अगर आप समझना चाहें तो वो ये है कि आपके अगर पेपर में 80 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, इसका मतलब 20% प्रोबेबिलिटी कि आप गलती करेंगे, 80% प्रोबेबिलिटी कि आप गलती नहीं करेंगे। तो आपकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 20%। सो जो बात, तो टेक्निकली ये गलती में काउंट हो रहा है ना, H1 इज बीइंग काउंटेड एज अ मिस्टेक।
So H1 is a mistake. So what's your probability of making a mistake? 5%. हाँ, इट्स नॉट दिस सिंपल इन सम अदर केसेस, मैं भी उस पर भी आ रहा हूँ। हर केस में इतना सीधा नहीं होता है काम। मोस्टली यही होता है। मोस्टली से मेरा मतलब ये, इन अ सिचुएशन जहां वो आपको प्रोबेबिलिटी बता देंगे वहां यही होता है। जहां नहीं बताएंगे वहां क्या होता है उस पर आ जाते हैं। मैं आगे चलूं यहां से, समझ आ गई बात? ओके। अच्छा, अब मैं जो ना वो आपको एक चीज बताता हूँ। उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं, खैर लिखा भैया आंसर तो इसका। इसको छोड़ें, एक और क्वेश्चन देखते हैं 5 रुपए के। मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूँ जरा इसके अंदर। और वो बात ये है, चलें ये तो टाइप 2 पर आ रहा है। एक और मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसमें हमें टाइप 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी भी पड़ती है। वो क्यों निकालनी पड़ती है मैं वो भी बताऊंगा। हर क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस दी भी नहीं होती। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज फाउंड, so this is a different question. Over a long period of time it is found that the time spent at cash withdrawal points follow a normal distribution with mean 2.1 minutes and standard deviation 0.9 minutes. Cash withdrawal पे लग रहा है time. A new system is tried out to speed up the procedure. The null hypothesis is that the mean time spent is the same under the new system as previously वो था. It is decided to reject the null hypothesis and accept the new system is quicker if the mean withdrawal time from a random sample of 20 cash withdrawals is less than 1.7 minutes. अब ये देखें डिफरेंस आ गया बात के अंदर। डिफरेंस क्या आ गया? पहले केस में उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज किया था बाय अ सिग्निफिकेंस लेवल। दे वर सेइंग कि 5% की सिग्निफिकेंस के साथ वर्किंग करें तो हम परसेंटेज वाइज वर्किंग कर रहे थे। अब उन्होंने परसेंटेज नहीं दिए यहाँ पर। दे हैवंट गिवन अ सिग्निफिकेंस। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पहले 2.1 मिनट्स लग रहे थे, अब अगर 1.7 मिनट्स लगे तो आप नई बात मान लीजिएगा। सो दे हैवंट गिवन अ परसेंटेज। ठीक है, तो इट्स लाइक सेइंग के मीन ये है, नल हाइपोथेसिस इज के मीन टाइम डिक्रीज हो गया है 1.7। अब दे नॉट आस्किंग फॉर ऑल दिस, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो एक्स फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन टाइम, अभी का मीन टाइम ये है, नए वाले की तो बात करेंगे ना अभी, 2.1। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज क्या थी, 0.9 ये है। अच्छा, आप कर रहे हैं रैंडम सैंपल 20 मशीन्स का। ठीक है जी। और आपके पास जो टेस्टिंग टाइम आ रहा है दैट इज 1.7 मिनट्स। अच्छा, वो कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए टेस्टिंग टाइम नहीं है एक्चुअली, उन्होंने किसी मशीन को टाइम नहीं किया हुआ। वो ये कह रहे हैं, इफ आप स्टेटमेंट पढ़ें, इट इज डिसाइडेड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द न्यू सिस्टम इज क्विकर if the mean withdrawal time from a random sample of 20 cash withdrawals is less than 1.7 minutes. They are not testing it. उन्होंने कोई आपको ट्रायल वैल्यू नहीं दी हुई। उन्होंने कहा भाई 1.7 मिनट्स अगर लगे तो आप नई वाली बात मान लीजिएगा। अच्छा, इज इट टूवर्ड्स द डिक्रीज्ड वैल्यू साइड? इट्स टूवर्ड्स द डिक्रीज्ड वैल्यू साइड, राइट? 1.7 मिनट्स वाली बात ये डिक्रीज पर आ रहा है ना, तो मतलब लोअर टेल पे वर्किंग होगी। इसकी जो वर्किंग है दैट इज टूवर्ड्स द लोअर टेल, बट खैर टेल मैटर नहीं करेगी इसमें। इसमें मैटर क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। आपने स्टार्ट किया एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। आप जरा मुझे ये जी वैल्यू बताइएगा क्या आ रही है। 1.988। ओके। 1.987 1.988 आ रही है। चलें 1.98 आ रही होगी बहरहाल।
अच्छा, अब ये आपका बैरियर हो गया ना, इस साइड पे भी ये बैरियर हो गया। दिस इज योर बैरियर नाउ बेसिकली। सही है। ये आपका बैरियर हो गया। बैरियर से मतलब, इफ यू जंप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस वैल्यू, starting from this value, if you jump on the left hand side, I will believe in the new hypothesis। मैं नई वाली बात मान लूंगा कि हाँ भाई, अब ये इतना गिर चुका है टाइम कि हमें वाकई मानना पड़ेगा कि नए सिस्टम की वजह से लोगों को कम वेट करना पड़ रहा है कैश विड्रॉल के लिए। अब टाइम इतना गिर चुका है, 1.7 मिनट्स। 2.1 मिनट्स पहले टाइम था, आपने मशीन लगाई, उस मशीन से अब टाइम लग रहा है 1.7। सो मुझे माननी पड़ेगी ये बात कि भाई अब ये टाइम इतना गिर चुका है कि यस, दैट मीन्स के फायदा हो रहा है नए सिस्टम से। सो नाउ दिस बिकम्स योर बैरियर। अब सिग्निफिकेंस लेवल नहीं है आपके पास, अब उन्होंने उसको परसेंटेज से सिग्निफाई नहीं किया हुआ, अब उन्होंने नंबर से किया हुआ है। अब आप क्या करें, प्रोबेबिलिटी निकालें जरा 1.988 की। वो आप राइट हैंड साइड से भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट से भी निकाल सकते हैं, मुझे लेस देन की वैल्यू बताइए इसकी। 2.34%। अच्छा, अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे, वो कि बहुत वैलिड बात है, आप लेफ्ट पे क्यों चले गए? वाई आर यू मूविंग टूवर्ड्स 1.7 से नीचे? क्योंकि 1.7 ही तो बैरियर है ना, 1.7 से ऊपर थोड़ी जा सकता हूँ। सो आई विल, हाँ ठीक है, 0.976 भी सही है, बट वो तो राइट टेल हो गई ना, हम तो लोअर पे जा रहे हैं ना, क्योंकि कम टाइम पे बात हो रही है, ज्यादा टाइम पे बात नहीं हो रही ना। ज्यादा टाइम पे बात हो रही होती तो आई वुड हैव गॉन टू द राइट हैंड साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम गिराने की बात हो रही है तो आई विल गो टू द लेफ्ट। अच्छा, दूसरी बात ये, वाई एम आई कंसिडरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू स्टे ऑन द लेफ्ट ऑफ 1.7? वो इसलिए क्योंकि टाइम 1.7 से कम होगा तो ही तो मेरे फायदे में। सो एवरीथिंग अंडर 1.7 इज ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर मी। कुछ लोगों को ये बात मैंने देखा है कि उनको नहीं समझ आ रही होती, बाइनोमियल में भी और वैसे भी, कि अगर वो कहते हैं टू, अगर वो कहते हैं टू, तो सर आप टू से लेसर क्यों जाते हैं या टू से ग्रेटर क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि भाई एनी, आप उस वैल्यू पे जाएंगे ना जो आप पे काम की है। काम की से मतलब ये कि नया हाइपोथेसिस क्या है, नया हाइपोथेसिस टेक्स H1 पे जाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, 1.7 का टाइम, 1.6 का टाइम, 1.5 का टाइम, 1.4 का टाइम। एनीथिंग लेसर देन एंड इक्वल टू 1.7 इज फेवरेबल टू गो टूवर्ड्स H1। तो वो सब काउंट होगा ना ग्रे रीजन के अंदर। इट्स नॉट जस्ट 1.7, एवरीथिंग लेसर देन 1.7 काउंट्स। मतलब 1.7 टाइम जो मिनट्स है, उससे पीछे जो वैल्यू होगी वो सब काउंट होंगी। ओके, अब ये आ गई प्रोबेबिलिटी 2.34। अब ये नई प्रोबेबिलिटी निकाली है आपने। ये प्रोबेबिलिटी है क्या? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलीविंग इन द न्यू सिस्टम। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलीविंग इन द न्यू सिस्टम। हेंस दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। मेरी बात समझ आई? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गोइंग टूवर्ड्स द न्यू सिस्टम। इस वैल्यू पे आप नई वाली बात मान लेंगे, तो जो नई वाली बात आप मानेंगे, आप ये कह सकते हैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 in favor of H1। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 इन फेवर ऑफ H1। ये है आपकी नई बात मानने की प्रोबेबिलिटी। हेंस दिस इज ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। एंड इट इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंस लेवल, इफ यू वांट टू पुट इट इन दैट परस्पेक्टिव जो अभी उमर कह रहा है। आप चाहें तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन डिजाइंड by calling this as कि test at a 2.34% significance level, और वो शायद हमें ट्रायल वैल्यू दे देते 1.6। ठीक है, इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं, या 0.0234। अब ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, दिस इज 0.0234। यहां तक ये कर लिया।
आप 5 मिनट अगर सिर्फ हम ब्रेक ले लें, जरा बस जल्दी से नमाज पढ़ लें, मैं भी जल्दी से पढ़ लूँ इससे पहले कि नमाज कज़ा हो जाए। जस्ट 5 मिनट्स, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ जरा। आई एम मीटिंग ऑन है, बस मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। सॉरी। हम ये, या सॉरी, अब इस पे बात करते हैं, देखें। मैं ये कह रहा हूँ कि टाइप वन एरर क्या होता, कि टाइप वन एरर इज के टाइम डिक्रीज नहीं हुआ। टाइम, दिस इज टाइप वन एरर जो अभी हमने निकाला है, टाइम डिक्रीज हुआ नहीं बट आपने मान लिया कि डिक्रीज हो गया। ये हो गया टाइप वन एरर। व्हाट इज टाइप टू एरर? टाइप टू एरर इज कि टाइम डिक्रीज हो गया, आप नहीं मान रहे। द टाइम हैज एक्चुअली डिक्रीज बट आप मान नहीं रहे इस बात को। ठीक है, सो हाउ डू वी वर्क विद दैट? वेल, फॉर दैट देखें, बहुत आसान काम होता है। आसान इसलिए होता है, इन दिस सिचुएशन सिंस वी आर वर्किंग विद अ डिक्रीज्ड वैल्यू, टाइप टू एरर राइट हैंड साइड पे होता है। टाइप टू एरर इज ऑन द राइट ऑफ दिस टाइप वन एरर। आप लेफ्ट पर आए हैं ना, तो आपने नई वाली बात मानने के लिए आए थे, अब आपको पुरानी बात के साथ स्टे करना है। सो बेसिकली व्हाट इज अ टाइप वन एरर? टाइप वन एरर इज यू बिलीव इन द न्यू हाइपोथेसिस। मैं लिख देता हूं उसको। बिलीव इन H1, ऐसे कह लें आप। स्टेइंग विद H0, दिस इज टाइप टू एरर। हाँ भाई, अल्लाह करे बस। सो टाइप वन बिलीव इन H1, टाइप टू स्टेइंग विद H0। मतलब अगर मैं आपको डायरेक्ट ये डायग्राम बना के दूं ना, बिल्कुल बगैर किसी उसके, तो अभी जो आपने वैल्यू निकाल के बताई है ना मुझे, समझें, अभी बिल्कुल स्ट्रेट अगर हम बात करें, ये टाइप वन की प्रोबेबिलिटी है, ये है टाइप टू की प्रोबेबिलिटी। इन अ सिंपल कॉन्टेक्स्ट ये टाइप टू की प्रोबेबिलिटी है। मैं कर लेता हूं। ये सीधा सीधा पार्ट है टाइप टू की प्रोबेबिलिटी निकालने का, 100 - 2.34, सीधा सीधा आंसर आ जाए इसका, अगर ये क्वेश्चन चेंज ना हो तो। मतलब इसका आंसर बन जाना चाहिए 97.66%। काम इतना सीधा हो जाना चाहिए, बट इतना सीधा है नहीं ना। इतना सीधा इसलिए नहीं है क्योंकि टाइप टू अकर ही कब करता है? टाइप टू अकर्स व्हेन देयर इज अ न्यू वैल्यू बट यू आर स्टेइंग विद द प्रीवियस वैल्यू। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन क्या होता है? हम जब z वैल्यू निकालते हैं, इट इज x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप नोटिस करें हो क्या रहा है। मैं बात कर रहा हूं, एक वैल्यू थी लेसर की, दूसरी वैल्यू है ग्रेटर की, तो मैं इसको रखूंगा ग्रेटर, इसको मैं ग्रेटर ही रखूंगा। x तो वही रहेगा मेरा 1.7, क्योंकि मैंने तो, मुझे तो x तो एक ही पता है ना, x तो चेंज हुआ नहीं है। हाँ, मीन चेंज हो गया है। क्वेश्चन देखें आप। इफ द मीन विड्रॉल टाइम अंडर द न्यू सिस्टम इज एक्चुअली 1.5 मिनट्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप टू एरर। अब मीन चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो द स्टैंड, ये निकालिएगा प्लीज, क्या आ रहा है?
0.9938? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, यू मीन जेड की वैल्यू? अच्छा, जेड वैल्यू। ओके, फिर ठीक है। अब इसका वो निकालें। आई थॉट प्रोबेबिलिटी है। हाँ, फिर सही है। अब मुझे वो बताएं जरा, इसके ऊपर रीडिंग करके बताएगा। तो ये जीरो हो गया। आपको ये चाहिए। क्या लिखा हूँ मैं? 16%। एग्जैक्टली 16% आ रहा है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? 15.92, ठीक है, सही है। 15.92 कह लेते हैं, चलें। अब ये आई थिंक पार्ट टाइप 1 टाइप 2 थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। लेट्स जस्ट गो ओवर अ क्वेश्चन और वो देख लेते हैं जरा इसके ऊपर। डू दे प्रोवाइड अ रेंज? रेंज वैसे नहीं होती इसमें, डायरेक्ट आंसर ही निकालना होता है। अच्छा, इनके पास आ रहा था 1.994 पे निकाला था उन्होंने, तो 16.160, विच इज टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट्स फाइन। 16.1 भी अगर आएगा तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे दैट्स ओके, वो निकाला जा सकता है, उसका मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये समझ आ गया। सो ये आपका टाइप 2 एरर वाला पार्ट भी हो गया। हाँ, दूसरी बात मैं देख लेता हूँ, जो टाइप 2 वाले की आप कह रहे हैं टू टेल टेस्ट, लेट्स जस्ट गो ओवर अ क्वेश्चन और वो देख लेते हैं। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूँ, सेकंड। ये वाला क्वेश्चन अभी रयान ने कहा है, मैं ये करा देता हूँ, पहले एक सेकंड देख लें। एंड ये वैल्यू लिखी हुई है, और आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा दैट द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई हमारे पास। क्या लिख दिया मैंने? ओके, ये वैल्यू आ गई। फाइंड द रिजेक्शन रीजन फॉर द टेस्ट। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं, फाइंड ही कैरीज आउट अ टेस्ट एट द 10% सिग्निफिकेंस लेवल, फाइंड द रिजेक्शन रीजन फॉर द टेस्ट। और वो ये कह रहे हैं कि इसमें 30 digits प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन। In order to test his suspicion, he notes the number of times the digit zero occurs in 30 digits produced by the machine. हाँ भाई, कैसे करना चाहिए? और अगर रिजेक्शन रीजन की बात कर रहे हैं, मतलब रिजेक्शन रीजन ये हो गया। दिस इज 10%। नाउ इफ दिस इज 10%, जो वैल्यू नजर आ रही है, इफ दिस वैल्यू इज गिवन एज 10%, इसका मतलब ये है कि आई एम ट्राइंग टू वर्क विद probabilities in a manner कि मेरा आंसर 10% या उसके ऊपर चला जाए। So we will only reject H naught when the probability is less than 10%, जी। So basically ये हमारा रिजेक्शन रीजन आइडेंटिफाई करेगा ना।
अब हम प्रोबेबिलिटी से निकालना शुरू करेंगे, हमें ट्रायल पे निकालनी पड़ेंगी। सो वी विल हैव टू वर्क विद अ फ्यू नंबर्स, जैसे अब इसमें लिखा हुआ है लेस देन 1/10। तो हमें कुछ नंबर्स के साथ वर्किंग करनी पड़ेगी ये चेक करने के लिए। रिजेक्शन रीजन इज द क्रिटिकल रीजन, यस। इट्स बेसिकली द क्रिटिकल रीजन, उसी को रिजेक्शन रीजन भी कह देते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी किस वैल्यू की आ रही है? 0.0423। दिस इज फॉर व्हाट? फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके। और ये आपने किसके थ्रू किया? बाइनोमियल से? ठीक है। सो एक्स इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर आंसर आ रहा है 0.043, विच इज लेस देन 0। And if you try to calculate the probability of x is less than or equal to 1, the answer is what? इस केस में आंसर आ रहा है 0.183। नाउ 0.183 इज डेफिनेटली नॉट लेस देन 0.1। मतलब दिस इज नॉट इनफ। इसका मतलब ये रिजेक्शन रीजन का मतलब हो गया कि इफ आप 30 टाइम्स उस मशीन से डिजिट प्रोड्यूस करें, वी विल बिलीव इन द न्यू हाइपोथेसिस ओनली इफ वी डोंट गेट द डिजिट जीरो जीरो नंबर ऑफ टाइम्स। अगर एक दफा भी 30 में से जीरो वाला डिजिट आ गया तो आई विल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बट अगर एक दफा भी नहीं आया तो फिर मैं कह दूंगा कि हाँ अब ये बेईमानी हो रही है, मतलब सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि भाई बायस्ड है मशीन, या वॉट एवर। ये बात समझ आई? एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए। सो 30 में से अगर एक दफा भी जीरो आ गया तो वी विल से नॉट इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट एच नॉट। बट अगर 0 टाइम 0 आया तो आई विल से यस, रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ H1। अच्छा, स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, वही बात। जो आपके नई बात मानने की प्रोबेबिलिटी है वही टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है। हाउ विल यू बिलीव इन द न्यू हाइपोथेसिस? यू विल बिलीव इन द न्यू हाइपोथेसिस विद दिस प्रोबेबिलिटी। नहीं, वी विल बिलीव इन द न्यू हाइपोथेसिस विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ नहीं सही है ना, 0.043। 0.043 will be the probability of the। अच्छा, अब इसके ऊपर कोई एक सेकंड रुक जाए, इससे पहले कोई और भी सवाल करे। लेट्स जस्ट से समवन इज कंफ्यूज एट दिस पॉइंट कि अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर तो कहा था कि 10%, वो 5% सिग्निफिकेंस थी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहां पर आपने कहा था कि टाइप 1 एरर इज द सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंस। उसका रीजन है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्री, अब सुन ले जरा ये चीज प्लीज। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था वेयर इट वाज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रीच द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5%। 5% की प्रोबेबिलिटी आप रीच कर सकते थे ना। जो प्रोबेबिलिटी टच कर सकते हैं वो होगी ना टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी। यहां पे मसला क्या है? यहां पे मसला ये है कि वो आपको जो भी अलाउ करें, उनके अलाउ करने से क्या होता है? वो 10% प्रोबेबिलिटी अलाउ तो कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस इज 10%, बट वो हम रीच ही नहीं कर सकते ना। आई कैन ईदर स्टे विथ 4.3% probability or I will have to jump to 18.3% probability. A probability that you cannot touch, or basically the probability that cannot be achieved, is of technically no use because आप तो उसके लेफ्ट और राइट पे जंप कर रहे होंगे। So in case of binomial or these type of questions, the probability that you attain is the probability. So in a question like majority parts, yes, normal, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सिग्निफिकेंस लेवल, और उसका रीजन ये है कि नॉर्मल में यू कैन अटेन दैट प्रोबेबिलिटी। सो यू हैव टू स्टैंड ऑन दैट प्रोबेबिलिटी टू से कि आई कैन ईदर जंप टू द राइट ऑफ इट और जंप टू द लेफ्ट ऑफ इट। अगर आप उस प्रोबेबिलिटी पे स्टैंड ही नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा नहीं है ना कैलकुलेशन करने का। फिर वो तो हम तो उस पर स्टैंड नहीं कर पा रहे प्रोबेबिलिटी पे। सो अब इन दिस सिचुएशन जो है वो फिर हमारे पास ये मसला आ जाएगा, और जिसकी वजह से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा 4.3% को रादर देन 18.3% या 10%। 18.3 तो बाहर चला जाएगा, 10% पे हम जा ही नहीं सकते।
आई मीन हमारे पूरे सिनारियो में हमारे पास 10% प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, इस तरह समझ लें आप। अच्छा, अब वही कह रहे हैं, इट इज नाउ गिवन दैट द मशीन एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ जीरो once in every 40 digits on average. So अब वो ये कह रहे हैं कि it is now given that the machine actually produces a zero once in every 40 digits on average. Find the probability of a type 2 error. Explain the meaning of type 2 error in this context. अच्छा जी, अब हम टाइप 1 का हमारे लिए मतलब है लेसर देन साइड पर आना। हमारे लिए इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर टाइप 1 का मतलब था लेसर देन 10% वाली वैल्यू के ऊपर आना या लेसर देन वाली पे वर्किंग करना। अब वो इसमें ये कह रहे हैं कि इट इज नाउ गिवन दैट द मशीन एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ जीरो वंस इन एवरी 40 डिजिट्स ऑन एवरेज। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? नाउ आई एम ट्राइंग टू वर्क विद द अदर साइड ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब एक तो मुझे अपना एन चेंज करना पड़ेगा, पावर वाली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी इसके अंदर। एक तो पावर चेंज करनी पड़ेगी, और दूसरी बात हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या रखें? हाँ, ये सही बता रहे हो बिलाल। ओ सॉरी, इब्राहिम। हाँ, इसकी स्टेटमेंट बताएं जरा, किसी को समझ आया होगा टाइप 2 एरर से क्या करना चाहिए, जो लास्ट टाइम भी किया था। अच्छा, अब बात आपको समझ आई? बात समझने वाली ये है, लेट्स जस्ट रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। जिन जिन लोगों को ये क्लियर नहीं है, सम ऑफ यू आर नॉट क्लियर ऑन दिस, तो उनको मैं बता देता हूँ। कुछ एक दो लोग जो पूछ भी रहे हैं। देखिए, बात ये है, what have they done now? It says it is now given that the machine actually produces a zero once in every 40 digits on average. Probability चेंज हो गई। अच्छा, यही तो हमें निकालना था। हमें एक्चुअली तो H1 पे जाना था, टेक्निकली ये स्टेटमेंट हमें H1 पे ले गई है, बट हम मान नहीं रहे। वो वाली बात हो गई ना। The statement actually takes you to the new hypothesis, which is produces a zero once in every 40 digits. So now you have a new probability. Now your probability is once in every 40 digits. उसके हिसाब से आपकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई 39/40। ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 2 एरर। अब कंडीशन पूरी वही रहेगी, इट्स जस्ट द प्रोबेबिलिटी दैट हैज चेंज। सो फॉर एनीथिंग लेसर देन एन, फॉर एनीथिंग इक्वल टू जीरो, अभी आपने पहले निकाला ना यहाँ पर, दिस इज व्हाट मेक्स यू मूव टूवर्ड्स अ न्यू हाइपोथेसिस। मतलब अगर एक दफा भी जीरो नहीं आ गया तो आप नए हाइपोथेसिस में चले जाएंगे। टाइप 2 का मतलब क्या है? आप नए पे नहीं जा रहे। सो टाइप 2 इज रिवर्स ऑफ इट। रिवर्स ऑफ इट का मतलब 1 - p of x = 0। दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। तो अब ये कैलकुलेशन हम करेंगे 1 - हाँ, एक सेकेंड मैं जरा लिख लूँ इसको। दिस इज 30C0। प्रोबेबिलिटी हैज चेंज्ड। आंसर बताएगा सर क्या आ रहा है? 0.532। 532 है, 0.636 है, दो अलग आंसर आ रहे हैं। कौन सा वाला सही है? मैंने गलत लिखा है क्या? नहीं, मैं समझा नहीं। 30C0 1/40 to the power of 0 and 0। आई हैवंट डन 30 - 1। कहाँ किया है? वो ऐसे अलग से लग गया होगा उस पर। आई जस्ट डिड 30। वो डॉट लगा दिया मैंने ऐसे।
दोबारा लगा दिया मैंने डॉट तो। इट्स नॉट 30 - 1, वाई वुड इट बी 30 - 1? जीरो है ना दूसरी वैल्यू तो, इट्स जस्ट, इवन इफ यू राइट वांट टू राइट इट, इट्स 30 - 0 एक्चुअली। फिर तीन चार आंसर तो आ गए। अनी के सेइंग 0.637। नहीं, बट वाई 1/40 to the power of 30? इट शुड बी 39/40 to the power of 30 ना, एक दफा भी नहीं आ रहा ना। या 0.5, चलें ठीक है, आप सब यही कह रहे हैं तो यही सही होगा। चेक भी कर लेते हैं ना, लिखा हुआ आंसर 0.532 है, सही है। अच्छा, इट सेज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ टाइप टू एरर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज अ टाइप टू एरर? A type 2 error in this context is, explain the meaning of a type 2 error. टाइप 2 का एरर ये होता है, calculation leads to believe that the probability is 1 upon 10 when it is not। मतलब टाइप 2 एरर वही होता है जब आप स्टे करते हैं H1 के साथ, जबकि आपको नहीं करना चाहिए। बेटा क्योंकि 30C0 ही करेंगे ना, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो 30 डिजिट्स को किया है ना प्रोड्यूस, वो तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए उन्होंने आपको अलग से 40 बताया है। पावर्स तो वही रहेंगी ना, नंबर ऑफ सैंपल थोड़ी चेंज किया उन्होंने, सैंपल तो सेम ही रहता है ना। सैंपल चेंज कर देंगे तो सारी कैलकुलेशन ही डिफरेंट हो जाएगी ना, सैंपल तो सेम ही रहेगा। आउट ऑफ जीरो अकर्ड इन 30 डिजिट प्रोड्यूस बाय द मशीन, वो तो ये चेक करना है ना। ये तो स्टेटमेंट उन्होंने प्रोबेबिलिटी के लिए दी है, एंड इट्स एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी दैट चेंजेस टू बी, वो जो अगर आप उसको एग्जैक्टली वो रखें तो। समझ आई बात? एक कौन सा क्वेश्चन आप लोग कह रहे थे मुझे वो बता दें, फिर मैंने एक और क्लास भी लेनी है। आप लोग कोई कह रहे थे कि मुश्किल क्वेश्चन है, कौन सा वाला था? 2024 P41 का क्वेश्चन 4, आपके पास क्वेश्चन है किसी के पास? इफ एनी वन कैन सेंड मी द क्वेश्चन ओवर व्हाट्सएप, मैं डायरेक्ट यहाँ कॉपी कर लूंगा। व्हाट्सएप पे भेज दें। मैं बता दूंगा, सुना नहीं है। चलें पहले ये देख लेते हैं जरा। अ रैंडम सैंपल ऑफ 8 बॉक्सेस ऑफ सीरियल्स, इसका फर्स्ट आंसर बता दें क्या आ रहे हैं, आप लोग ही कर लें जल्दी से। अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस, इसके फर्स्ट आंसर्स बता दें क्विकली।
Mean is 25.5 and the variance. Okay. The supplier claims that the mean mass of boxes of cereals is 253. A quality control officer suspects that the mean mass is actually more than 253. In order to test his claim, he weighs a random sample of 100 boxes and finds that the total mass is, ये क्या लिखा हुआ है, 25360 grams? It's a total mass divided by 100 कर लेना, एक का mass. Given that the population standard deviation of the mass is 3.5, oh, given that the population standard deviation of the masses is 3.5, मतलब ये 100 बॉक्सेस की है स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या हुआ, कौन क्वेश्चंस भेज रहा है, ये एक सेकंड, ये वाले क्वेश्चंस. सही है. ओके. सही है. 3.5 वाली वैल्यू आ गई. अब हमें इसके ऊपर जो है वो क्लेम टेस्टिंग करनी है. तो और सिग्निफिकेंस लेवल तो 5% है, चलें वो भी समझ आ रही है बात. अब आप करें एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन. बताइए, जेड की वैल्यू क्या आ रही है इसमें. आई जस्ट डिवाइडेड बाय 100. अरे वो वाले मासेस की बात नहीं कर रहे, टोटल मास अलग. गिवन दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मासेस 253 एंड दिस 253.6. वो ऐसे मासेस कह रहे हैं, टोटल मास की बात थोड़ी कर रहे हैं. टोटल मास की तो पॉसिबल भी नहीं है ना स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 ग्राम्स होना, 100 डब्बे हैं. आई मीन रियलिस्टिकली भी पॉसिबल नहीं है. दूसरा वो कह रहे हैं मासेस, अब वो उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दी है, इट इज कंफ्यूजिंग, आई अंडरस्टैंड. क्योंकि यूजुअली वो ये कहते हैं गिवन दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो द सेम इन दिस केस. इस दफा उन्होंने ये नहीं लिखा कि गिवन दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स द सेम, अब उन्होंने लिख दिया गिवन दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मासेस इज 3.5. मासेस मींस द मीन मास दैट्स गिवन एंड ऑफ द 100 बॉक्सेस, मतलब जो उन्होंने ट्रायल वैल्यू निकाली है दोनों का. इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है.
अच्छा, अब एक चीज चेक कर लेते हैं। 5% कह रहे हैं ना? तो अब आप एक काम ये करें, या तो 5% का वो निकाल लें। उन्होंने कहा था मोर, मोर का मतलब राइट टेल, राइट टेल का मतलब दिस। सो राइट टेल मींस 95 का 0.95 की जी वैल्यू निकाल लें, बस सही है। 1.714 इज ग्रेटर देन 1.645। ठीक है भाई। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर एक सेकंड हो गया, कंपैरिजन विद प्रोबेबिलिटी का भी कर सकते हैं। बट प्रोबेबिलिटी फिर निकालनी पड़ेगी, फिर वो भी कर लें, मैं तो पहले भी, हम इस पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी तो एक क्वेश्चन पहले किया था।